नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार नेपाल चीन के ट्रैप से बाहर निकलकर अब भारत की शरण में आ गया है। भारत की शरण में आया वो नेपाल की मजबूरी थी, क्योंकि नेपाल को लग रहा था पहले कि जिस तरह से चीन और भारत के बीच के संबंध बिगड़ रहे हैं, चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फायदा उसे मिल सकता है। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि चीन ही खुद परेशान हो रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये के बाद चीन ही घुटनों पे आ गया है, तो नेपाल की क्या बिसात है। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की चंगुल से निकलने के लिए छटपटाने लगे हैं। और अब नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ समझौता करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने विवाद पैदा किया, जो नेपाल में जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की कोशिश केपी शर्मा ओली ने की, वो गतिविधियां चलाने की कोशिश नाकाम हो गई है। उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया है और जो दूसरी पार्टियां हैं नेपाल की, यानी नेपाली कांग्रेस ने भी उनको धीरज रखने की सलाह दे डाली कि अभी इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में अगर चीन के साथ देने के लिए नेपाल भारत का विरोध करता है तो उसके बाद भारत का कोपभाजन बनना पड़ेगा। और इसलिए नेपाली कांग्रेस ने भी जो सीमा विवाद था, जिसमें नेपाल ने एक नक्शा बनाया था और कहा कि काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपुलेख का क्षेत्र है, वो नेपाल का है, वो नक्शा सक्सेस नहीं हो पाया। वो संविधान संशोधन के तहत उसको लाए जाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश की जा रही थी, वो नाकाम हो रही है। और अब नेपाल चाह रहा है कि किसी तरह भारत इनिशिएटिव ले और भारत उसके साथ समझौता करके इस विवाद को निपटाए। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो पूरा मामला चला है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है केपी शर्मा ओली की वो मजबूरी। दरअसल केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख हैं, नेपाल के चेयरमैन हैं और उनके साथ साथ को चेयरमैन हैं कमल दहल प्रचंड, जो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच एक टकराव था। उस समय स्थिति ये हो गई थी कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मांग की जाने लगी और पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके साथ साथ माधव कुमार नेपाल जैसे जो नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, वो लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अब केपी शर्मा ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये जो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के जो नेपाल के, ये 2-3 कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो परेशानियां थी, उससे लगने लगा था कि ये जो आपस में टकरा रहे हैं, उससे दूसरी पार्टियों को फायदा हो रहा है। ये जो साजिश थी उस समय भी चीन की साजिश थी कि कम्युनिस्ट पार्टी को अगर नेपाल के सत्ता पर विराजमान रहना है, कब्जा करना है, तो इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक होना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे मर्जर के नाम पर समझौता चलने लगा और फिर 2018 में जो 2 कम्युनिस्ट पार्टियां थी, बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां नेपाल की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल जो केपी शर्मा ओली की थी, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर जो प्रचंड की थी। दोनों पार्टियों का बर्जर हो गया और फिर एक नई पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये पार्टी बड़ी पार्टी है नेपाल की। और उसके बाद दोनों पार्टियों ने जो पहले 2017 का चुनाव एक गठबंधन के तहत लड़ा था, उनकी जीत हुई थी। और उसके बाद लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा बेस अगर बनाना है तो सारे कम्युनिस्ट लीडर को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब ये पार्टी का विलय हो चुका है और 2-2, 3-3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक ही पार्टी में हैं, तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग तो उठेगी। 2018 के फरवरी में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उस समय लगा कि 1-2 साल के बाद केपी शर्मा ओली खुद ब खुद प्रचंड को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर माधव कुमार नेपाल का नंबर आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केपी शर्मा ओली कुर्सी पर जम के बैठे रहे और उनको लगा कि अब 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए। इसी को लेकर विवाद चला और केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई और उसमें केपी शर्मा ओली के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनको लग रहा था या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर
बड़े स्तर पर इन जो दूसरे नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके ऊपर दबाव डलवाना पड़ेगा। अब ऐसे में केपी शर्मा ओली पहुंचे चीन के पास, चीन की शरण में गए और चीन ने उनकी कुर्सी को बचा लिया, क्योंकि चीन के जो राजदूत थे नेपाल में, वो राजदूत ने इन लोगों के बीच मध्यस्थता की, कई दौर की बैठकें हुई, यहाँ तक कि चीन के लीडरशिप से इन लोगों की मुलाकात करवाई गई और फिर कुछ समय के लिए मान लिया गया कि अभी केपी शर्मा ओली को ही नेपाल का प्रधानमंत्री बनाए रखा जाए। केपी शर्मा ओली चीन के एहसान तले दब गए और यही समय धीरे धीरे बदलता गया और कुछ समय के अंदर ही भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद हुआ। सबसे पहले ये 5 मई के आसपास की बात है, जब 5 मई को चीन और भारत के सैनिक सिक्किम में उलझ गए और उसके बाद दोनों के बीच जो झड़प हुई वो फिर बाद में लद्दाख के सेक्टर में, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में जो अक्साई चीन का एरिया है, वहाँ पर दोनों के सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वहाँ पर जो पेंगोंग लेक है, वहाँ पर LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका जो डिमार्केशन नहीं है, जिसके कारण दोनों के बीच तनाव बराबर बना रहता था। लेकिन इस बीच चीन ने वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए जो बोट लगाया जाता है, वो बोटों की संख्या बढ़ा दी और इसके बाद भारत ने भी आगे बढ़कर अपनी बोटों की संख्या बढ़ाई और धीरे धीरे जो भारत के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, सड़क का निर्माण हो रहा था, उससे भी चीन परेशान हो गया और दोनों के सेना आपस में भिड़ने लगे। दोनों के आपसी तनाव के बाद चीन को लगा कि भारत पर दबाव डालने के लिए एक नेपाल के रास्ते से भी कूटनीतिक चाल चली जानी चाहिए और उन्होंने जो पहले एहसान किया था केपी शर्मा ओली के ऊपर, उसका बदला चुकाने के लिए मांग की केपी शर्मा ओली से। उन्होंने कहा कि इस समय जो भारत को चाहिए कि दोनों तीनों तरफ से किसी न किसी तरह से ऐसे सीमा विवाद में धकेल दें ताकि भारत दोनों तीनों तरफ से घिरता हुआ दिखाई पड़े और फिर चीन के दबाव को स्वीकार कर ले, चीन के दबाव में आ जाए, उसके धौंस को मान ले और फिर पीछे हट जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब भारत ने मानसरोवर लिपू लेक का मार्ग बनाया, सड़क का उद्घाटन किया, तो उस समय चीन को ये मौका मिला और उसने नेपाल को कन्विंस कर लिया कि इसको सीमा विवाद को और बढ़ाया जाए और उसने आनन फानन में केपी शर्मा ओली ने चीन का एहसान चुकाने के लिए उन्होंने एक नया नक्शा बनवाया और उस नक्शे में लिपू लेक, काला पानी और लिम्पुआ धूरा को भारत नहीं बल्कि नेपाल का क्षेत्र बता दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और भारत ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो मामला है ये किसी न किसी के इशारे पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल में भी यही बात चल रही थी। यहाँ तक कि काठमांडू पोस्ट जो वहाँ का अखबार है, उसने भी ये खबर छापी थी कि नेपाल कहीं न कहीं चीन के इशारे पे चल रहा है और केपी शर्मा ओली जो उनकी कुर्सी बचाई गई थी, उसका एहसान चुकाने के लिए ये जो भारत के साथ विवाद पैदा कर रहे हैं। और इसके बाद नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके साथ साथ दूसरी जो पार्टियां हैं, जैसे कि घाटी क्षेत्र की जो पार्टियां हैं, वहाँ पर जो मधेसी समुदाय जिसका नेतृत्व करते हैं और वो ज़्यादातर भारत के समर्थन में रहते हैं, तो इन लोगों ने भी केपी शर्मा ओली का विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सलाह दी कि आप जो अभी सीमा विवाद पैदा कर रहे हैं भारत के साथ, ये कहीं न कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। अगर कहीं से भी कोई इंडिकेशन मिलेगा तो यही बताया जाएगा कि ये सीमा विवाद कहीं न कहीं चीन के इशारे पे उत्पन्न हुआ है और नेपाल की भूमिका इसमें नगण्य हो जाएगी। इसके बाद केपी शर्मा ओली परेशान होना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ आक्रामक बयान दिए। केपी शर्मा ओली ने बोलना शुरू कर दिया कि भारत सत्यमेव जयते नहीं बल्कि सिंहमेव जयते की नीति पर चलता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करता है। ये बहुत खतरनाक और घटिया बयान था केपी शर्मा ओली का, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत नेपाल लगभग ये माना जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जैसे मूवमेंट होता है, जैसे व्यापार होता है, उसी तरह से नेपाल के साथ भी होता है। नेपाल के लोग यहाँ पर काम करते हैं, भारत के लोग वहाँ बिजनेस करते हैं और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच है। उसके लिए केपी शर्मा ओली पर्याप्त नहीं थे कि इन संबंधों को खराब कर सकें और यहीं से केपी शर्मा ओली की परेशानी शुरू हो गई
वो चाहते थे कि इस नक्शे को संविधान संशोधन के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके बाद जब एक बार संविधान संशोधन किया जा सकेगा फिर नेपाल का नक्शा लिपुअधूरा, काला पानी और लिपु लेक तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले तो उन्हें सतर्क किया गया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल की, वहाँ से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध की जो खटास उत्पन्न हुए थे उसका असर जो दूसरे जगहों पर दिखना शुरू हो गया था। नेपाल में भी अंदर से एक खलबलाहट उठी कि भारत के साथ जो संबंध खराब किया जा रहा है वो चीन के इशारे पर किया जा रहा है। और यही स्थिति जब भारत में देखी गई कि भारत ने एक सख्त रवैया अपना रखा है चीन के खिलाफ, और चीन इस बीच छटपटा रहा है कि किसी तरह एक सम्मानजनक तरीके से अक्साई चीन या LAC के ऊपर समझौता हो जाए। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर से सैन्य स्तर पे बातचीत चल रही है। तो KP शर्मा ओली की पूरी पार्टी को या उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको लगने लगा कि अब एक ही तरीका बचता है, नेपाल को भारत के साथ अच्छे तरीके से समझौता करना पड़ेगा। एक समझौता ही एक रास्ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता जो चीन के इशारे पे चलाया जा रहा था, वो चीन अगर खुद ही भारत के सामने घुटने टेक रहा है तो वो हमारी मदद क्या करेगा। यहीं से चीन और नेपाल जो है उन दोनों के बीच के संबंध भारत के आधार पर नहीं निर्धारित होने चाहिए थे। ये चलने लगा वहाँ मामला और KP शर्मा ओली अलग थलग पड़ने लगे। फिर उन्होंने ये सोचा कि कैबिनेट के विरोध में नहीं जाना चाहिए और चीन के बदले भारत के शरण में आना स्वीकार कर लिया। और फिर ये बात सामने उठने लगी, क्योंकि भारत ने भी इस तरफ इशारा किया था कि नेपाल के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नेपाल हमारा एक बहुत ही अच्छा संबंध वाला देश है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के साथ है, तो उसके साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। जो एक छोटे छोटे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, सीमा विवाद हैं, उसके आधार पर दोनों अपने संबंध खराब कर लें। और भारत की तरफ का ये इशारा जो था, उससे नेपाल में जो आपसी फूट पड़ी थी वो अब सतह पर आ गई। और फिर बताया जाने लगा कि नेपाल पूरी तरह से समझौता करने के लिए तैयार है और उस नक्शे को पारित करने, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान संशोधन करके उस नक्शे को नेपाल का नक्शा बनाए जाने से पहले भारत के साथ एक अच्छी बातचीत चाहिए। और भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी, उसके बाद हो सकता है कि और डिप्लोमेटिक स्तर की बात वहाँ पर हो, विदेश मंत्री के स्तर पर बात हो और दोनों के बीच ये मामला निपट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच का संबंध जो सुधरा है उसमें सबसे बड़ी हार चीन की है। ये चीन की कूटनीतिक विफलता है, जहां वो नेपाल के रास्ते भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो वहां पर पूरी तरह से नाकाम हो गया है और नेपाल और भारत के संबंध फिर से उसी स्तर तक जा रहा है जिस स्तर पर पहले था। चीन पूरी तरह से विफल हुआ है, उसकी एक कूटनीतिक विफलता है और भारत सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।